नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं जिसमें ये लेक्चर नंबर 30 है। तो अभी तक हमने यहाँ तक कवर किया था। इसके ऊपर हमने पढ़ा था ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग संघनन, ठीक है, यानी कि कंडेंसेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए कंडेंसेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंडेंसेशन के बारे में समझेंगे, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिस्ट्री का भी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें मॉडर्न, एंशिएंट और मिडिवेबल तीनों के तीनों जो पार्ट्स हैं हिस्ट्री के वो कवर कराया गया है। तो उसको भी जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें संघनन के बारे में तो संघनन का सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संघनन आखिर है क्या। तो देखिए, जल की जो गैसीय अवस्था है उसके तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यानी कि जो जल का जो गैसीय अवस्था है, यानी कि जब जल गर्म होकर ऊपर जाता है तो वो गैस के रूप में जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो गैस है या तो वो तरल यानी कि लिक्विड में चेंज हो जाए या फिर ठोस यानी कि सॉलिड में चेंज हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया है जिस वजह से ये लिक्विड और ठोस यानी कि, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में चेंज हो रहा है, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन यानी कि कंडेंसेशन कहते हैं। ये दो कारकों पर निर्भर करता है। तो ये इसके दो फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला तो है तापमान में कमी पर, ठीक है, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है अगर उसमें जैसे कमी आएगा तो वो, और दूसरा होगा कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर, यानी कि जो वायु है, ईयर है, उस पे जो उसका जो सापेक्ष आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी है उस पे ये डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, इसके कुछ फॉर्म भी है जिसको हम लोग देख के जानेंगे समझेंगे कि आखिर ये इसका क्या मतलब। जैसे कि हम लोग ड्यू पॉइंट, ठीक है, एक होता है ओसांक जिसको हम लोग ड्यू पॉइंट बोलते हैं। तो चलिए पहले इसको समझते हैं कि ड्यू पॉइंट क्या होता है। तो ड्यू पॉइंट की बात करें तो वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे ओसांक कहते हैं। तो ड्यू पॉइंट कहते किसे कहते हैं कि वो वैसा टेम्परेचर, वैसा तापमान जिसमें जो जल होता है अगर वो गैसियस स्टेटस में है, ठीक है, गैसियस यानी कि गैसीय अवस्था में है, और उसमें से वो लिक्विड यानी कि तरल या फिर सॉलिड यानी कि ठोस में परिवर्तित होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो उससे ही मतलब उस तापमान को हम लोग उषांक कहते हैं, ठीक है। उषांक पर वायु संतृप्त हो जाती है और जो उषांक है वहाँ पे वायु क्या होती है, सेचुरेटेड यानी कि संतृप्त हो जाती है, और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। और उसकी जो सापेक्ष आर्द्रता है वो कितना होता है, तो 100% होता है। जैसे अगर हम बात करें तो ओस पड़ने के लिए ओसांक का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। हम लोग देखते हैं अभी जैसे कि ठंडी का मौसम चल रहा है, ठीक है। तो ठंडी में क्या होता है कि ओस ज़्यादा पड़ता है, और ओस पड़ने के लिए जो ओस होता है वो पड़ने के लिए ओसांक का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, अगला अगर देखें तो यहाँ पे दिया गया है पाला या तुषार। क्या दिया गया है, पाला या तुषार। तो इसको हम लोग समझते हैं जिसको हम लोग फ्रॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट, ठीक है। तो पाला या तुषार जिसको इंग्लिश में हम लोग फ्रॉस्ट बोलते हैं, चलिए इसको समझते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो जब ओसांक हिमांक से नीचे होता है, यानी कि ओसांक और हिमांक, ठीक है। तो जब ओसांक क्या होता है, हिमांक से नीचे होता है, तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। तो उस समय क्या होता है कि ओस नहीं पड़ के उस समय पाला पड़ता है। तो ओसांक और हिमांक समझ गए कि जब ओसांक हिमांक से नीचे होता है तो उस समय ओस नहीं पड़ता है, उस समय पाला पड़ता है। पाला समझ में आ गया, उसको फ्रॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट बोलते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो कोहरा यानी कि फॉग, ठीक है। कोहरा भी काफ़ी ज़्यादा, अभी जैसे कभी कभी आपको सुबह में जब उठेंगे तो चारों तरफ कोहरा होगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, उसको फॉग बोलते हैं। तो कोहरा के बारे में चलिए हम लोग बात करेंगे। तो वायुमंडल की जो निचली परतें हैं, ठीक है, उसमें एकत्रित जो धूल कण है, धुएं के रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। तो कोहरा सबसे पहले जानेंगे कि किसे कहते हैं। तो जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसमें जो भी एकत्रित धूल कण हो गए, धुएं के रज हो गए, और जो भी संघनित जल पिंड है उसको ही कोहरा कहते हैं। उषांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरा का निर्माण होता है। कोहरा का निर्माण जब आपसे पूछा जाए कि कैसे होता है, तो जो उषांक है, ठीक है, उषांक से जो नीचे वायु का तापमान जैसे ही उससे कम होने लगता है तो कोहरा का निर्माण होता है। इसमें जो विजिबिलिटी होती है यानी कि दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। यानी कि आप 1 किलोमीटर दूर तक नहीं देख पाएंगे। जब उससे कम दूरी को आप देखते हैं तो उसको ही कोहरा बोलते हैं। जैसे जीरो विजिबिलिटी भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप खड़े हैं, आपके जस्ट सामने अगर 10 कदम पे कोई इंसान खड़ा है तो उसे भी आप नहीं देख पा रहे होते हैं, तो उसको जीरो विजिबिलिटी बोला जाता है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उस समय इस तरीके का चीज़ देखने को मिल रहा था। अब है मिस्ट यानी कि धुंध।
तो धुंध क्या होता है, अब इसको हम लोग समझेंगे। तो धुंध की अगर बात करें, तो धुंध के बारे में हम देखेंगे, तो धुंध की बात करें तो हल्के-फुल्के कोहरा को कुहासा या धुंध कहते हैं। यानी कि थोड़ा बहुत जो कोहरा, जैसे अभी नॉर्मल ठंडा है, ठीक है? अभी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में अभी मिड जनवरी है, ठीक है? यानी कि आज 21 तारीख है। तो क्या होगा कि इस समय हल्का कोहरा वगैरह रात में पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हल्के-फुल्का जो कोहरा और कुहासा होता है, कोहरे होते हैं, उसको कुहासा या धुंध बोलते हैं, ठीक है? कुहासा या धुंध बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कुहासा, किसी-किसी को लगता है कि ये देसी भाषा है, ठीक है? देसी बोली है, वैसा कुछ नहीं है। ये एक मतलब टाइप ही हो गया जिसमें हल्का-फुल्का कोहरा होगा, तो उसको कुहासा बोला जाता है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक, किंतु 2 किलोमीटर से कम होती है। यानी कि 1 किलोमीटर तक तो हम लोग देख पाएँगे, लेकिन 2 किलोमीटर तक नहीं देख पाएँगे। तो 2 किलोमीटर से कम और 1 किलोमीटर से ज़्यादा अगर देखते हैं, उसको धुंध बोलते हैं। वैसा जो कुहासा पड़ता है, वैसा जो कोहरा पड़ता है, उसको कुहासा या धुंध कहते हैं। तो समझ में आ गया धुंध और कुहासा। अब हम लोग बात करेंगे आगे बादल, यानी कि क्लाउड्स के बारे में। तो बादल, अक्सर बरसात में बादल का हम लोग एंजॉय लेते हैं, कैसे घना कोहरा बादल छाया जाता है। तो हम लोग बादल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। बादल मुख्यतः हवा के जो रुदोष्म है, यानी कि एडियाबैटिक प्रक्रिया द्वारा ठंडा होने पर उसके तापमान के उषांक से नीचे गिरने से बनते हैं। तो बादल कैसे बनते हैं, पहले ये समझते हैं, ठीक है? इसको पहले समझते हैं कि जो बादल जो है मेनली कैसे बनते हैं। तो हवा का जो रुदोष्म है, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस द्वारा ठंडा होने पर उसके तापमान, जैसे जो उसका टेम्परेचर होता है, उषांक से जैसे ही नीचे गिरने लगता है, बादल का फॉर्मेशन होता है, क्लाउड्स के फॉर्मेशन होते हैं। जियोग्राफी जब आप ढंग से पढ़ेंगे, तो उसमें आपको चीज़ें अच्छे से मिलेगी। बादल्स के अलग अलग टाइप भी होते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यह अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो इसका जो डेंसिटी होता है, घनत्व काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं कि वायुमंडल में आपको तैरते हुए नजर आएंगे। हम लोग देखते हैं आसमान में बादल ऐसे उड़ता हुआ दिखाई देता है, तैरता हुआ उड़ा दिखाई देता है। उसको हम लोग, अच्छा एक सोचिए कि उसको हम लोग उड़ता हुआ बोलेंगे या तैरता हुआ बोलेंगे, बादल को, ठीक है? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूप के आधार पर बादल निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है? अगर टेक्निकली देखा जाए तो उसको उड़ता हुआ बोलेंगे या तैरता हुआ, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो रूप के आधार पर बादल के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसके कौन कौन से रूप हैं, यानी कि देखने में किस तरीके से जो लगता है बादल, उस हिसाब पे उसके टाइप भी हैं, ठीक है? प्रकार हैं, उसको समझते हैं। तो पहला है पक्षाम बादल, ठीक है? क्या है? पक्षाम बादल। तो पक्षाम बादल की बात करें तो ये हिम के कणों से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं? तो जो हिम का कण होता है, उससे बने, ठीक है? ऊंचे, सफ़ेद और पतले बादल होते हैं। तो पक्षाम बादल के बारे में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा? ये हिम के कणों से बने होते हैं, जो कि ऊंचे होते हैं, सफ़ेद होते हैं और पतले होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है कपासी बादल। क्या होता है दूसरा? कपासी बादल। तो चलिए इसको हम लोग जानेंगे, कपासी बादल क्या होता है। तो कपासी बादल की बात करें तो इनका जो आकार होता है, समतल व शीर्ष जो होता है इसका, यानी कि ऊपर वाला, वो गुंबदनुमा होता है, यानी कि गुंबद जैसा होता है, ठीक है? देखने में कैसा होता है? तो गुंबद जैसा होता है। आकार में समतल होता है, ऐसे प्लेन होता है, और जो उसका शीर्ष होता है ऐसे गुंबद जैसा, ठीक है? गुंबद हम आपने देखा होगा। तो ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा की अगर हम बात करें, तीसरा यहाँ पे दिया गया है अस्तरी बादल। क्या है? अस्तरी बादल। तो ये परतदार चादर जैसे लगते हैं, ठीक है? यानी कि लेयर वाइज जैसे चादर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे रहते हैं। ये अधिकांश या पूर्ण आकाश को ढके रहते हैं, यानी कि ये अधिकांश माने कि ज़्यादा से ज़्यादा आसमान को जो ढके रहते हैं, वो स्तरीय बादल होते हैं। ये 2 या 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो जैसे ही हम ज़मीन से 2 या 3 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, तो हमें ये स्तरीय बादल दिखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे, बादल समझ लिए, तो बादल के बाद क्या होता है? वर्षा, यानी कि रेनफॉल। तो चलिए अब हम लोग रेनफॉल के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो रेनफॉल यानी कि वर्षा की अगर बात करें, ठीक है? तो वर्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जब जलवाष्प की बूंदें, ठीक है? यानी कि जो जो भी पानी, वाटर साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो पानी क्या होता है, धूप के कारण क्या होता है, वेपर में चेंज होता है और ऊपर चला जाता है। और वही वेपर की जो बूंदें होती है, उसका जो ड्रॉप होता है, जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, तो उसे वर्षा कहते हैं। तो पानी क्या होता है, पहले या तो वो वेपर बनेगा, वेपर बन के ऊपर जाएगा, फिर ऊपर क्या होगा, कंडेंस होगा, यानी कि संघनित होगा, और फिर जल का रूप धारण करके नीचे आ जाएगा। और यही साइकिल चलता रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल चक्र, यानी कि वाटर साइकिल बोलते हैं। और ये वर्षा भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इस चक्र में, ठीक है? तो समझ गए वर्षा किसे बोलते हैं। तो जो वेपर के रूप में जो जल ऊपर गया रहता है, वो कंडेंस होके वापस बूंद का रूप धारण करके जल के रूप में पृथ्वी पर आ जाता है, उसे वर्षा कहते हैं। वायु के ठंडा होने की विधियां के अनुसार वर्षा 3 प्रकार की होती है। तो जो वायु है, जो गर्म वायु रहती है,
वो तो वेपर बन के रहता है और वो ठंडा होता है, और उसी हिसाब से जो उसके विधि के अनुसार जो वर्षा है वो 3 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी होती है? चलिए इसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? संवहनीय वर्षा, ठीक है? यानी कि कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या है? संवहनीय वर्षा यानी कि कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में चलिए सीखते हैं और जानते हैं। तो अगर कन्वेक्शनल जो है रेनफॉल, इसके बारे में बात करें तो जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है, यानी कि जो भूतल यानी कि अंडरग्राउंड जो है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो उसके साथ लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। तो उसके साथ जो उसके उस सटे हुए जो वायु हैं वो भी गर्म हो जाएंगे। तो वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। तो आपको पता है कि जैसे ही अगर हवा को गर्म किया जाएगा तो फैलना शुरू करेगा, एक्सपेंड होना शुरू करेगा, ठीक है? और उसके बाद क्या होगा, वो फैलेगा, हल्का हो जाएगा और यह हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है। और जैसे ही ये हल्का होगा तो आपको पता है कि हल्की हवाएं ऊपर जाना शुरू हो जाती है, ठीक है? ऊपर की तरफ जाने लगता है और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। इससे क्या होता है कि जो संवहनीय धाराएं हैं उनका निर्माण होता है और ऊपर जाकर जो वायु ठंडी हो जाती है और उसमें उपस्थित जो जलवाष्प है उसका संघनन होने लगता है। जैसे ही ये वायु ऊपर जाती है उसके बाद ठंडा होने लगती है और उसमें उपस्थित जो जलवाष्प है वो संघनित होने लगती है, कंडेंस होने लगती है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं और जैसे ही कंडेंसेशन होता है उसके बाद वहाँ क्या होता है, तो उसके बाद होता है कपासी मेघ बनने लगता है जिससे घनघोर वर्षा होती है। तो जब घनघोर वर्षा हो रही है तो उसको हम लोग कपासी मेघ भी बोलते हैं और इसे ही संवहनीय वर्षा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संवहनीय वर्ष। यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्षा कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पे कुछ बुक में भी मिसप्रिंट हो जाता है तो यहाँ पे वर्षा कर लीजिए, ठीक है? तो संवहनीय वर्षा इसे कहते हैं। समझ में आ गया? दूसरा हम लोग टाइप आगे देखेंगे, कौन सा देखेंगे? जो दूसरा हमारा टाइप है वो है पर्वतकृत वर्षा। क्या है? पर्वतकृत यानी कि ओरोग्राफिक रेनफॉल। क्या है? ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो चलिए ओरोग्राफिक रेनफॉल को अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है तो यह वायु ठंडी हो जाती है। यानी कि कोई भी जो जलवाष्प है ठीक है, उससे लदी हुई जो गर्म वायु है यानी कि जो गर्म हवा है, उसको किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर जब चढ़ना होता है तो वायु धीरे धीरे ठंडा होने लगती है और ठंडी होने से, ठीक है, ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और जैसे ही जब वो ठंडा होगा तो वो क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा यानी कि संतृप्त हो जाएगा और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है और जैसे जैसे जब ऊपर जाएगा तो उसका संघनन होना शुरू हो जाएगा यानी कि कंडेंस होने लगेगा और उसी से वर्षा होने लगती है और इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? तो पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। पर्वतकृत वर्षा आपने समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे चक्रवाती। चक्रवाती यानी कि साइक्लोनिक, ठीक है? एंटी साइक्लोन और साइक्लोन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अगला चक्रवाती वर्षा क्या होता है। साइक्लोन और फ्रंटल रेनफॉल, ठीक है? साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल क्या होता है? तो चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती अथवा वातार्गी वर्षा कहते हैं। तो जो साइक्लोन के द्वारा जो भी बारिश होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चक्रवाती, ठीक है? चक्रवाती रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है? चक्रवाती वर्षा उसको बोलते हैं। ये भी समझ में आ गया। अब चक्रवात की बात कर ही रहे थे तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग सीखेंगे आगे कि चक्रवात और प्रति चक्रवात यानी कि साइक्लोनिक और साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, इसको हम लोग आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल क्या करते हैं कि इस सेशन को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। जो अगला ये टॉपिक है चक्रवात और क्या, एंटी साइक्लोन यानी कि प्रति चक्रवात, तो उसके बारे में हम लोग आगे सेशन में कवर करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद।